हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस सीरीज़ में हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट आ गए हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक सी चीज़ों की बात करी थी कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत कवर करने से पहले हमें कुछ कुछ चीज़ों का पहले आइडिया होना चाहिए कि हमें इतनी चीज़ें कवर करनी है। इसके अंदर इतने सब टॉपिक्स हैं, इतने आर्टिकल्स हैं, तो हमें थोड़ा सा उस सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके लिए हमने 2 ऑलरेडी पार्ट जो है इसके अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पे। अब ये इसकी 3rd वीडियो है, जिसके अंदर हम प्रॉपर एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत है वो आपके सामने होनी चाहिए जब हम ये पढ़ेंगे। ये इसके बाद हम इसमें देखिए पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को कवर किया गया है। इसके अंदर मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट ही चैप्टर जो रहेगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहेगा। वो बहुत ही देखने में तो बोरिंग लगता है, बट स्टिल हम उसको थोड़ा सा निमोनिक फॉर्मेट में पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम पहले एकदम डिटेल में जाने से पहले, एक्ट्स वगैरह पढ़ने से पहले, हमें थोड़ा सा उसका हल्का सा बेसिक पता होना चाहिए कि हमने इसको 2 पार्ट में क्यों पढ़ना है। एक तो कंपनी रूल था 1773 से लेकर 1858 तक, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। उसके बाद क्राउन रूल आ गया, उसके क्या रीज़न्स थे कि क्राउन रूल आया 1858 से 1947 के बाद। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गया। उसके बाद क्या हुआ ऐसे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश करी। तो बहुत हल्का सा ओवरव्यू है। तो हम जैसे अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उससे पहले हमें हल्की सी उसकी समरी पता होनी चाहिए कि हमें इसके अंदर कुछ कुछ एक्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो कंपनी रूल, क्राउन रूल के अंदर जितने भी एक्ट्स कवर हो रहे हैं उसमें कवर हो जाएगा। तो जब हम स्टार्टिंग में ही कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है लक्ष्मीकांत के अंदर कि जब ब्रिटिशर्स आए थे 1600 में, तो वो एज ए ट्रेडर्स आए थे। किस फॉर्म में आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे। लेकिन धीरे 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 उन्होंने अपने राइट्स जो हैं, ट्रेडिंग राइट्स ले लिए हाथ में, ठीक है। कैसे? चार्टर एक्ट के थ्रू, ठीक है, जो हम अभी पढ़ेंगे। जो सबसे पहले इसका ओरिजिन बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स के हाथ में कैसे धीरे धीरे पावर गई पूरे इंडिया की रूल करने की। वो था सबसे पहले इन 1765, जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, जिसके अंदर उन्हें दीवानी राइट्स मिले, ठीक है। दीवानी राइट्स क्या होते हैं कि वो आप कलेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू, पहले वो किंग का काम होता था, और सिविल जस्टिस सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्हें जो ये दीवानी राइट्स मिले वो कौन कौन से एरिया के मिले? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ठीक है। 3 एरिया के इन्हें बंगाल दीवानी राइट्स मिले। उसके बाद हमें पता है 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है। उसके बाद एक मेजर सा उनको एक धक्का लगता है कि इंडियंस अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी रूल था वो क्राउन रूल, जो क्वीन एलिजाबेथ उन्होंने अपने पास वो जो है उसका पूरा रूल और जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने अपने आप ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है। उसके बाद उससे पहले ही थोड़े 1946 में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर दी थी कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, और वो इस्टेब्लिश भी हुई। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे, एजुकेटेड लोग, ठीक है, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। और इस तरीके से हमने देखा कि पहले कुछ कुछ राइट्स तो हमें पता ही नहीं थे। धीरे धीरे जब हम अवेयर हुए तो एक्ट्स आने लग गए हैं। धीरे 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 उस फॉर्मेट में हमें थोड़े थोड़े राइट्स से पेपर फॉर्मेट पे मिल रहे हैं। फिर हमें इंडिपेंडेंस मिलता है। फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा आया पिक्चर में, तब हमें हमारे राइट्स जो हैं रियल में, जो हमने इतने सालों से ड्रीम देखा था, वो हमारा ड्रीम कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि हमें पता रहे कि हम क्या पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि हमने अब ये एक्ट पढ़ना है। कौन सा एक्ट? सबसे पहले हम कंपनी रूल के अंदर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। सब उनको पहले रेगुलेटिंग एक्ट बोला जा रहा था, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आ रहे थे। अब इस एक्ट के अंदर हमें निमोनिक से याद करना है जितने भी हम एक्ट्स पढ़ेंगे। अब इनके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें दी गई है, पर हम एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद करने के लिए निमोनिक फॉर्मेट रखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ उसकी याद रखें, बट प्राइम जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखनी है, वो है निमोनिक। इसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो वाली जो की पॉइंट्स हैं उनको हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो जब ये 1773 का एक्ट है, उसमें सबसे पहले जो सी आ रहा है वो स्टैंड कर रहा है कंपनी कलकत्ता फैक्ट्री के लिए। जब वो जो कोई कंपनी कलकत्ता फैक्ट्री थी, मतलब कंपनी थी कोई कलकत्ता में, फिर
उसको जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वहाँ का, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडियन टेरिटरीज का बना दिया गया, ठीक है। मतलब गवर्नर जनरल था एक बंगाल का, अब उसको सारी जितनी भी टेरिटरीज थी, ठीक है, उनका गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, याद रखना एक तो फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमें याद रखना है ई का कि फिर जो गवर्नर जनरल बना दिया गया सारी ऑल इंडियन टेरिटरीज़ का, ठीक है, वो सबसे पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब उसको असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडियन टेरिटरीज़ का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी 4 लोगों की, 4 मेंबर्स की। क्या होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल? एक जैसे जुडिशरी होती है, हम एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है। जुडिशरी हमें पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब इसमें कवर्ड होता है, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होता है? जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एमपी, एमएलए, ठीक है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, पीएम, आईएएस ऑफिसर, ऑल आर एग्जीक्यूटिव, बट पीएम क्या इज एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि पीएम को हम इलेक्ट करके भी भेजते हैं, क्योंकि वो एमपी होता है वहाँ का जहाँ से वो इलेक्ट होता है। उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एस किसके लिए स्टैंड कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में। कब हुआ? 1773 में। और उसके जो फर्स्ट जज थे वो कौन, चीफ जस्टिस जो थे वो कौन बने? एलिजा एमपी बने, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ? एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमें इस एक्ट में याद रखनी ही है। इसके अलावा अगर 2 चीज़ें हम याद रख सकते हैं, 3 चीज़ें, तो वो ये रहेंगी कि एक जो भी सर्वेंट्स थे यहाँ पे जो काम कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ब्रिटिशर जो थे वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड या फिर कोई भी ब्राइब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडिया में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पेपर्स पे था बट इन रियलिटी ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। और एक सेकेंड जो चीज़ थी वो ये थी कि जब ये भी ऑफिशियल्स हैं जब वापस रिटर्न जाएंगे ब्रिटेन, ठीक है, तो उन्होंने अपना पूरा स्टेटमेंट देना है कि उनकी प्रॉपर्टी का जो भी उन्होंने यहाँ एक्वायर्ड करी, कैसे एक्वायर्ड करी, सब उनको एक स्टेटमेंट देना है। ये यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। बट ऐसा कुछ रियलिटी में हुआ नहीं, बस ये पेपर पे था, ठीक है। एक और चीज़ क्या हुई कि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो इस्टेब्लिश करे गए, ठीक है। किस चीज़ के लिए? कि वो रिपोर्ट कर पाएँ रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को इंडिया में, ठीक है। तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करे गए। अब ये सब किसके अंडर में काम करेंगे? तो हमने देख लिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, जिसको ऑल इंडियन टेरिटरीज़ का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू असिस्ट दिस पोस्ट, ठीक है। तो वो इनके अंदर में ही सारे ये सब काम होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, याद रखना है। तो इस एक्ट में इतना ही है, हमें बस CES याद रखना है, ठीक है। और ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, हमने उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा, हिस्ट्री देखी कि कैसे ट्रेडर्स के फॉर्म में आए थे, कैसे उन्होंने हमारे पे रूल करा इतने साल तक। उसके बाद हमने एक एक्ट देखा 1773 का, जिसके लिए आपको CES जो एक निमोनिक है वो याद रखना है। ये 3 जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमने 3 एक्स्ट्रा देखे कि उनको जब वो रिटर्न जाएंगे तो उनको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा स्टेटमेंट देना है और वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ब्राइबरी वगैरह। इसके अलावा एक थर्ड हमने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस्टेब्लिश करे गए ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके अलावा हम एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो थे, इसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का। हम ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, जो जिनको ऑल इंडियन टेरिटरीज़ का हेड बना दिया गया, अगर हम इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग करें तो कैसे कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे, ठीक है, और मद्रास जो थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। मतलब एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक बड़ी चीज़ हो गई और उनके अंडर में काम करेंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अब सेंट्रल हो गया है,
ठीक है। ये एक चीज़ अच्छी चीज़ है कि 1773 में याद रखनी है, अच्छा पॉइंट है ये कि वहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश हुआ। वही आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना, आगे 1858 के आसपास जब रिवॉल्ट होता है, तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वापस से एक फेडरल जैसे फॉर्मेट में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। इस लेक्चर में इतना ही। एक बार ये छोटी वीडियो है, कल से हम ट्राई करेंगे कि दिन में 2-3 वीडियोस आ जाएं, और 2-3-4 वीडियोस आएंगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, क्योंकि फुल्ली एक वीडियो आएगी तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा इसको पढ़ना, और हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे सारे को निमोनिक्स वगैरह में कवर करके। बस आपने याद रखना है इतना जितना भी पढ़ा कि वो किस फॉर्म में आए थे, कंपनी रूल क्या है, क्राउन रूल क्या है, फिर हमने एक्ट में CES पढ़ा, फिर 3 अलग चीज़ें पढ़ी, इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश हुआ। बस इसमें इतनी ही चीज़ें हैं, और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।